Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Legal Life. This is Priti Rajma in front of you. Today in this particular session, we will understand doctrine of election. So आज की वीडियो में हम इलेक्शन के सिद्धांत को पढ़ने की प्रयास करेंगे। तो आज की जो मैं सिद्धांत ये बताने जा रहा हूँ ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई सारी स्टेट जुडिशरी में डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन आ जाता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, निर्वाचन का सिद्धांत किस सेक्शन में, टीपीए एक्ट की किस सेक्शन में दिए गए हैं। तो हम इस सीरीज के माध्यम से टीपीए एक्ट को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आइए, मैं बात कर रहा हूं आज सेक्शन नंबर 35 ऑफ टीपीए एक्ट की कि निर्वाचन कब आवश्यक है। कहने का मतलब यह है, मैं इसको बेसिक लैंग्वेज में सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। उस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बेरेट लैंग्वेज के अंदर किन किन बातों को, मतलब कौन कौन सा पैरा कब कब यूज होगा, ये बताता चलूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल से, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन के लिए इसमें जो दृष्टांत दिया गया, बेरेट आप उठा लें अपनी, इसमें दिया गया सुल्तानपुर का खेत सी की संपत्ति है और उसका मूल्य 800 रुपए है। मतलब सी की कोई संपत्ति है जिसका मूल्य क्या है, 800 रुपए। सी की कोई संपत्ति, सी कौन है, सी इसमें ओनर है। सी क्या है, मालिक, जिसकी एक संपत्ति है। ये क्या है, ओनर, मालिक। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है। ए उसे दान की लिखत द्वारा बी को अंतरित करने की प्रबंधना करता है। तो ए उसको दान की लिखत करके, मतलब कहने का मतलब यह है कि डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन में एक लिखत की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि एक लिखा 100 बका। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई एक लिख के कोई डॉक्यूमेंट पेश कर दिया जाता है तो लिख के ज्यादा प्रॉपर माना जाता है उसकी अपेक्षा मौखिक कोई संव्यवहार से अच्छा एक लिख के किया गया कोई इंस्ट्रूमेंट एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, एक वैलिड ट्रांसफर माना जाता है, सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो इसमें क्या किया गया है, ए के द्वारा बी को एक लिखत की गई है, दान लिखत, और ए के द्वारा बी को एक लिखत के माध्यम से कोई सी की प्रॉपर्टी देने की बात चल रही है। तो इसमें कितनी पार्टी होती हैं, इसमें 3 पार्टी होती हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन में 3 पार्टी होती हैं, जिसमें से एक ओनर होता है और एक ट्रांसफरर होता है, एक ट्रांसफरी होता है। अब मैं आगे बात करूं कि उसी लिखत द्वारा सी को 1000 रुपए देता है। तो कहने का मतलब यह है कि ए किसी प्रॉपर्टी को बी को ट्रांसफर कर रहा है और 1000 रुपए उस प्रॉपर्टी के। तो इसमें आगे लिखा है कि और उसी लिखत द्वारा सी को 1000 रुपए देता है। तो उस लिखत में 1000 रुपए के लिए दान लिखत किया जाता है। उसके बाद सी खेत को अपने पास रखना निर्वाचित करता है। मतलब कहने का मतलब यह है, सी का निर्वाचन, सी के पास क्या है, निर्वाचन का अधिकार है। या तो उस प्रॉपर्टी को वो ले सकता है या उस पैसे को ले सकता है जिसके लिए ए दान लिखत कर रहा है बी को देने के लिए। तो अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 800 रुपए है, सी खेत को अपने पास रखना निर्वाचित करता है, मतलब, और 1000 रुपए का दान उसे समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ए 1000 रुपए में उस प्रॉपर्टी का दान लिखत करके बी को दे रहा था, और सी जो कि ओनर था प्रॉपर्टी का, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि मैं इस प्रॉपर्टी को नहीं बेच रहा। कहने का मतलब यह है कि ए के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो उसको वो एक्सेप्ट कर सकता है या फिर डिनाई कर सकता है जो चीज उसके सामने रखी। मतलब दान लिखत को या तो वो एक्सेप्ट कर सकता है या फिर ये कह सकता है कि मैं इस प्रॉपर्टी को नहीं लूंगा, मैं इस प्रॉपर्टी को नहीं सेल करना चाहता। ठीक है, तो इसके पास कितने होते हैं ऑप्शन, 2। सी के पास, मालिक के पास 2 ऑप्शन होते हैं। निर्वाचन जब भी किया जाता है तो 2 स्वरूपों में किया जा सकता है। पहला होता है एक्सप्रेस करके, मतलब अभिव्यक्त रूप से, और एक होता है इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लाइड रूप से। कहने का मतलब यह है कि या तो अभिव्यक्त रूप से कर सकता है वो, या फिर विवक्षित रूप से कर सकता है। अभिव्यक्त रूप से कैसे करेगा, वैसे तो सबसे ज्यादा इन दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों में सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है, अभिव्यक्त रूप से सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों, क्योंकि वो एक लिखित रूप में होता है। लिखित रूप में आप शब्दों को सामने वाले को बताते हैं, और इम्प्लाइड रूप में कंडक्ट के द्वारा होता है। कंडक्ट के द्वारा कैसे, लिखित रूप में तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन कंडक्ट के द्वारा कैसे, कंडक्ट के द्वारा ऐसे होता है, मतलब विवक्षित में ऐसे होता है कि जैसे कोई ए बी को कोई प्रॉपर्टी देना चाहता है, सी उसका ओनर है, तो सी अगर पैसे ले लेता है, मतलब कहता नहीं है किसी से, लेकिन उस पैसे को बी से वो ले लेता है,
उसकी जितनी भी वैल्यू है, तो उस कंडीशन में माना जाएगा कि उसने वो एक्सेप्ट कर लिया है, वो वाला ऑप्शन। तो इसमें और कुछ बातें भी निकल के आती हैं। एक केस लॉ निकल के आता है इसमें, मोहम्मद अफसल वर्सेस गुलाम कासिम का। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑफ दिस डॉक्ट्राइन। सो ये जो जजमेंट है इतना महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि एक संव्यवहार होना चाहिए ड्यूरिंग टू इलेक्शन, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग इलेक्शन एक ट्रांजेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर उस संव्यवहार होना जरूरी है, मतलब संव्यवहार हो रहा है, तो वो डॉक्ट्राइन एक डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन माना जाए। मतलब वो डॉक्ट्राइन जो इलेक्शन आप कर रहे हो वो इलेक्शन वैलिड माना जाएगा जब कोई संव्यवहार चल रहा है। और इसमें एक और चीज निकल के आती है, सस्पेंशन ऑफ इलेक्शन। जब आप प्री के एमसीक्यूज लगाएंगे तो उसमें एक सस्पेंशन ऑफ इलेक्शन निकल के आता है एमसीक्यू में। तो सस्पेंशन ऑफ इलेक्शन का मतलब ये होता है कि जब इलेक्शन चल रहा है, ड्यूरिंग टू इलेक्शन यू आर अ कैपेबल पर्सन, बिकॉज यू आर कैपेबल। अगर आप सेक्शन 7 पढ़ेंगे टीपी एक्ट की, तो वो बोलता है कि आप कंपिटेंट पर्सन कब माने गए हैं, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम है। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम है कहने का मतलब ये है कि जब आप मेजर हैं, 18 ईयर्स के ऊपर हैं, और जब आप माइनर नहीं है, और आप साउंड माइंड के हैं, और आपको विधि द्वारा निहर्तित, मतलब एक तरीके से फॉरबिडन बाय लॉ कर दिया गया है, तो आप उस प्रॉपर्टी के लिए कंपिटेंट, उस ट्रांसफर के लिए कंपिटेंट नहीं है, मतलब उस इलेक्शन करने के लिए कंपिटेंट नहीं है। तो सस्पेंशन ऑफ इलेक्शन का मतलब ये है कि ड्यूरिंग टू इलेक्शन आप कैपेबल होना चाहिए, कंपिटेंट होना चाहिए। अगर कंपिटेंट नहीं है तो उस इलेक्शन को सस्पेंस रखा जाएगा, उतना समय सस्पेंशन में जाता है। और इसमें एक और पॉइंट निकल के आता है कि इसमें एक टाइम ड्यूरेशन भी आता है कि जैसे जो ए है, ए जो कि ना कि मालिक था उस प्रॉपर्टी का और ना ही वो ओनर, मतलब एक तरीके से उसके पास ना तो कोई हित है ना कोई अधिकार है उस संपत्ति पर, लेकिन वो एक तरीके से सेल कर रहा है। तो वो जो है उस मतलब एक तरीके से वो एक तरह का अंतरण करता है। तो उस अंतरणकर्ता से आप मतलब बी जो निराश अंतरिती है, कितने समय के अंदर अंदर उस पर उससे क्लेम कर सकता है कि जो 1000 रुपए या 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए या 50 लाख रुपए, जितने भी इलेक्शन की अमाउंट रखी जाती है, उस प्रॉपर्टी की अमाउंट रखी जाती है उस ए के द्वारा। तो वो जो बी है, अगर मान लो सी खत्म हो जाता है, जो थर्ड पार्ट जो सी था, जो ओनर था मालिक का, वो खत्म हो जाता है, तो इलेक्शन कैसे करेगा? मतलब इलेक्शन वो वापस आ जाता है ए के पास ही। तो ए को उसने पैसे दे दिए थे, मतलब सी के पास पैसे दे दिए थे, तो सी से अगर वो क्लेम करेगा तो उतनी अमाउंट क्लेम कर सकता है जितनी की उसके लिए वैल्यू थी। कहने का मतलब ये है कि अगर 1000 रुपए में से 800 रुपए उस प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, तो 800 रुपए उससे प्राप्त कर सकता है ऑन बी। और अगर जो ए है, ए से अगर उसे प्राप्त करना है, तो एक मतलब कहने का मतलब ये है कि जो क्लेम करेगा उस प्रॉपर्टी पे वो अपनी रकम को, तो वो 1 साल के अंदर अंदर उसको क्लेम कर सकता है। और इसमें एक चीज निकल के आती है कि ये कहाँ अप्लाई होता है, मतलब किन किन रिलीजन पे अप्लाई होता है। तो ये हिंदू पे अप्लाई होता है, मोमडन्स पे भी अप्लाई होता है, मतलब मोमडन्स जो मुस्लिम लॉ चलता है उस पर भी अप्लाई होता है ये वाला डॉक्ट्राइन, और ईसाई जो रिलीजन चलता है उस पर भी ये अप्लाई होता है। आइए हम बैरेट लैंग्वेज को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जहां कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति अंतरित करने की प्रवंजना करता है जिसे अंतरित करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो ए है, ना तो उसे अधिकार था मालिकाना हक, वो तो केवल ट्रांसफर कर रहा था। क्या करता है? एक तरह की खुली घोषणा करता है। इसमें कोई व्यक्ति, जब आप कोई व्यक्ति वर्ड देखेंगे तो इसमें ना तो मालिक लिखा है ना ही किसी व्यक्ति का उल्लेख किया गया है कि कौन स्पेसिफिक पर्सन नहीं बताया गया है। ये एनी पर्सन, सो वेयर आर एनी पर्सन, ऐसी संपत्ति, कोई ऐसी प्रॉपर्टी, सच प्रॉपर्टी अंतरित करने की प्रवंजना करता है, एक तरह की खुली घोषणा करता है। प्रवंजना का मतलब होता है खुली घोषणा करना, एक तरीके से बताना कि इस संपत्ति को हम बेचना चाहते हैं, जिसे अंतरित करने का उसे अधिकार नहीं है। तो ना तो उसके पास कोई अधिकार है बेचने का। इसके बाद आते हैं अपन आगे, उसी संव्यवहार के भागरूप कोई फायदा उस संपत्ति के स्वामी को प्रदत्त करता है, वहां ऐसे स्वामी को निर्वाचन करना होगा। तो वहां ऐसे स्वामी को
निर्वाचन करना होता है। अगर उसके पास वो प्रपोजल जाता है तो उसे निर्वाचन करना पड़ेगा कि या तो मैं उस प्रॉपर्टी को नहीं बेचना चाहता, या अगर वो पैसे ले लेता है तो उस प्रॉपर्टी को उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा बी को। इसके बाद इसमें एक थर्ड पॉइंट निकल के आता है कि वह या तो ऐसे अंतरण को पुष्ट करे, या तो वो अंतरण को पुष्ट करे, या उससे विसम्मत हो और पश्चात कथित दशा में वह ऐसे प्रदत्त फायदे का त्याग करेगा और इस प्रकार त्यक्त फायदा अंतरण या उसके प्रतिनिधि को ऐसे परिवर्तित हो जाएगा मानो वह अंतरण किया ही नहीं गया था। तो ये इसकी बैरेट लैंग्वेज कहती है। तो ये थी डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। अगर आपको इस वीडियो से सीखने को मिलता है, अगर डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन आपको समझ में आता है, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट को इजी भाषा में समझा जा सके। इफ यू लाइक दिस वीडियो, so if you comment in the comment box and subscribe our channel and click the bell icon. Thank you for listening.